हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो सेकेंड टर्म का परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि व्यावसायिक अध्ययन से रिलेटेड है, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए मैं फटाफट प्रश्नों के उत्तर को बता देता हूँ जिसको आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, विच बैंक इज नोन एज अपेक्स बैंक। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत का शीर्षस्थ बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय डाक का प्रारंभ कब हुआ था? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, भारतीय डाक का प्रारंभ 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस भंडार गृह का नाम बताइए जहां से बिना तटकर चुकाए माल नहीं निकाले जा सकता। तो उस भंडार गृह का नाम है सीमा शुल्क बंधक भंडार गृह या तटकर भंडार गृह या बंधक माल गोदाम। ठीक है, इन तीनों नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? तो ई कॉमर्स का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने की क्रिया है। इसका मतलब है कि आपको सभी लेन देन कागज रहित हैं, यानी बिना पेपर के या पेपरलेस के द्वारा कॉमर्शियल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण संरक्षण से क्या आशय है? तो पर्यावरण संरक्षण को सभी जीवों के अनुकूल सुरक्षित रखना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वामित्व पूंजी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो अंश और संचित लाभ। ठीक है, अंश और संचित लाभ स्वामित्व पूंजी के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुपर बाजार क्या है? सुपर बाजार से ऐसे बड़े पैमाने की ऐसी फुटकर व्यापारिक संस्था से जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का विक्रय करती है। अब हम लोग सेकंड सेक्शन में आते हैं, लघुत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, चालू खाता एवं स्थायी खाता में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चालू खाता और स्थायी खाता में यहाँ 3 अंतर लिखा गया है। जो पहला अंतर है, चालू खाते में चेक द्वारा भुगतान की सुविधा होती है परंतु सावधि जमा खाते में चेक द्वारा भुगतान की सुविधा नहीं होती है। दूसरा अंतर है, चालू खाते में जमा की कोई अवधि नहीं होती परंतु सावधि जमा खाते में निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। थर्ड है, चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता जबकि सावधि जमा खाते पर ब्याज की दर सबसे अधिक होती है। तो ये मुख्य रूप से 3 अंतर है चालू खाते और सावधि जमा खाते में। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बीमा अनुबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्षतिपूर्ति का शाब्दिक अर्थ किसी हानि, लॉस अथवा क्षति, डैमेज के विरुद्ध सुरक्षा से है। इस सिद्धांत के अनुसार बीमादार बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमाकर्ता से केवल अपनी वास्तविक क्षति की पूर्ति ही करा सकता है, लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत केवल हम क्षति के लिए दावा कर सकते हैं, लाभ के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट के उपयोगों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर देख लेते हैं। इंटरनेट के निम्न उपयोग हैं। पहला क्या है, इंटरनेट शिक्षा, यात्रा, व्यापार में बहुत ही उपयोगी है। इंटरनेट की मदद से संचार बहुत ही सरल एवं आसान हो गया है। इंटरनेट बैंकिंग में उपयोगी है। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है। किसी भी विषय से संबंधित समस्या इंटरनेट के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। यदि आपके मन में कोई कंटेंट फंस गया है जिसका आप उत्तर आपको नहीं पता या आप किताबों में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से सर्च करके उसे खोज सकते हैं। तो इंटरनेट शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है और अन्य क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तो इंटरनेट का उपयोग आज हमारे जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदर्श भंडार गृह की विशेषताओं को लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है, एक आदर्श भंडार गृह में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या है, भंडार गृह में पर्याप्त स्थान होना चाहिए, यानी वस्तुओं को रखने के लिए सफिशिएंट प्लेस होना चाहिए। दूसरा है, भंडार गृह सुरक्षित होना चाहिए, यानी वहाँ
चूहा, दीमक या बारिश से या अन्य किसी प्रकार से माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। तीसरा है भंडार गृह यातायात संसाधन के निकट होना चाहिए, यानी जो भंडार गृह हमारा होगा वहाँ पर यातायात का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। रेलवे यातायात या सड़क परिवहन यातायात की व्यवस्था वहाँ उचित होनी चाहिए। तीसरा है उचित देखभाल होना चाहिए और चौथा है भंडार गृह मितव्ययी होना चाहिए, यानी ज़्यादा खर्चीला न हो। तो ये जो 5 कारण हैं ये आदर्श भंडार गृह की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला तर्क क्या है? फर्म का दीर्घकालीन हित का निहित होना। दूसरा है अस्तित्व और विकास का औचित्य और तीसरा है सरकारी नियमों से बचाव। क्वेश्चन नंबर 13 है समता एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश निश्चित दर से प्राप्त होता है जबकि समता अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश पहले दिया जाता है जबकि समता अंशों पर लाभांश बाद में दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश हानि की दशा में संचयी होता है जबकि समता अंशों पर लाभांश केवल लाभ की दशा में ही प्राप्त होता है, यानी अगर हानि होगी तो समता अंशधारियों को लाभांश नहीं दिए जाएंगे, परंतु यदि हानि भी होगी तो संचयी पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश को संचय किया जाता है और जिस वर्ष लाभ होता है हानि वर्ष वाले लाभांश को भी जोड़ करके उसका भुगतान किया जाता है। तो ये समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में 3 अंतर थे। क्वेश्चन नंबर 14 है थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी में 3 अंतर लिखिए। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में 3 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर है थोक व्यापारी उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचता है जबकि फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचता है। दूसरा अंतर है थोक व्यापारी भारी मात्रा में माल खरीदता है और फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदता है। तीसरा अंतर है थोक व्यापारी किसी विशिष्ट वस्तु में व्यापार करता है जबकि फुटकर व्यापारी विभिन्न वस्तुओं में व्यापार करता है, यानी थोक व्यापारी जो होता है किसी 1, 2 या विशिष्ट वस्तु में व्यापार करता है जबकि फुटकर व्यापारी अनेकों वस्तुओं में व्यापार करता है। अब हम लोग थर्ड सेक्शन में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला इसमें प्रश्न है ई बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, ई बैंकिंग के क्या लाभ हैं। तो देखिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बगल वाले जो घंटे का आइकॉन वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी कहे नई वीडियो अपलोड हो उसको आप आसानी से और तुरंत उसको देख सकते हैं। देखिए ये जो मेरा चैनल है ये केवल कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ही है, तो कॉमर्स के सभी विषयों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। तो ई बैंकिंग का अर्थ देख लेते हैं। ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उस बैंकिंग को कहते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ई बैंकिंग के माध्यम से व्यक्ति बिना बैंक में गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने खाते से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ई बैंकिंग जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या अन्य कोई भी गैजेट जिसके माध्यम से हम बिना बैंक में गए घर बैठे या कहीं से भी अपने खाते से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। अब ई बैंकिंग के लाभ हम लोग देख लेते हैं। ई बैंकिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला जो लाभ है वो है समय की पाबंदी से मुक्ति। बैंक जो है 10 से 4 खुलता है, आप यदि ई बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको 10 से 4 के अंदर ही जाकर के कोई ट्रांजैक्शन करने होंगे। यदि आप ई बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, आप 24 घंटे में कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेकंड है वित्तीय लेन देन में आसानी। थर्ड है सभी लेन देनों पर आसानी से नज़र। आप ई बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जो है अपने ट्रांजैक्शनों पर नज़र रख सकते हैं। ऑनलाइन जो है आप अपने स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। शीघ्र और सुरक्षित, जो ई बैंकिंग है शीघ्र और सुरक्षित है। पांचवा है गैर वित्तीय लेन देन और छठा है नकदी रखने से मुक्ति। ई बैंकिंग में आपको नकदी रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सातवां है लेन देन का साक्ष्य के रूप में प्रयोग। जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक साक्ष्य आपके खाते में रिकॉर्ड के रूप में रहता है कि आपने किस व्यक्ति को कितना रुपए दिया या किससे कितना लिया। तो धोखाधड़ी की संभावना कम रहती है और समय की बचत। आपको बैंक जाकर के रुपया निकालने से और लाइन में लगने से आपकी बचत हो जाती है, तो आपकी समय की
बचत हो जाती है ई बैंकिंग के माध्यम से। नकदी के जोखिम से मुक्ति, आप तो जानते ही हैं कि नकदी लेकर के जाना कितना बड़ा रिस्क होता है, तो उस रिस्क से जो है कि हमको ई बैंकिंग बचाता है। तो ये थे आपके ई बैंकिंग के लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा से क्या तात्पर्य है, बीमा की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए बीमा का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। बीमा विभिन्न प्रकार की जोखिमों व हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का साधन है। बीमा से आशय ऐसी जोखिम के प्रति बीमादार को सुरक्षा प्रदान करने से है जिसमें अनिश्चितता विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में बीमा से आशय किसी ऐसे अनुबंध से है जिसके अंतर्गत किसी प्रतिफल के बदले में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी अनिश्चित जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार बीमा के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से नियत शुल्क प्राप्त होने पर उसकी जोखिम का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है। तो ये था बीमा का अर्थ। अब हम लोग बीमा की विशेषताएं के देख लेते हैं, बीमा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है, बीमा एक अनुबंध है या एक एग्रीमेंट है। दूसरा क्या है, दो योग्य पक्षकारों का होना, एक बीमाकर्ता और एक बीमाधारी, दो पक्षकार होने चाहिए। तीसरा है जोखिम के प्रति सुरक्षा, बीमा क्या करता है, जोखिम के प्रति सुरक्षा करता है। चौथा है प्रीमियम, बीमाधारी क्या करता है, निश्चित प्रीमियम की भरपाई करता है या भुगतान करता है। पांचवा है क्षतिपूर्ति का वचन और छठा है सिद्धांतों पर आधारित। सातवां है जोखिम हस्तांतरण की विधि। आठवां है सामाजिक उपाय और नवां है बीमा जुआ अथवा दान नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न है, 16वां प्रश्न है और ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसके पॉइंट को मैंने नोट कर दिया है। आप इसको हेडिंग डाल करके बीमा एक अनुबंध है इसके बारे में आप कम से कम 2 लाइन 3 लाइन सभी टॉपिक के बारे में आप कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। आपको कम से कम 100-150 शब्दों में इसके उत्तर देने। तो मैंने इसको नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ही नोट किया है। आप इसको अपने अनुसार इसको 2-3 लाइन अर्थ लिख करके इसको बड़ा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ई कॉमर्स के क्षेत्र अथवा अवसरों का उल्लेख करें। तो फटाफट इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। ई कॉमर्स के जो क्षेत्र या अवसर हैं, पहला है व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। दूसरा है वस्तुओं के लेन देन को बहुत आसान बना दिया। तीसरा है ई कॉमर्स से वस्तुओं एवं सेवाओं के शुल्क को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है ई कॉमर्स ने बाह्य व्यापार को विदेशी व्यापार को आसान बना दिया है, ठीक है। पांचवा है देशों की भौगोलिक दूरी को सीमित कर दिया या कम कर दिया। और छठा है शीघ्र एवं विश्वसनीय लेन देन। तो इसमें भी देखिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ही नोट किया है। ये बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन आपको 100-150 शब्द लिखने हैं, तो इसको हेडिंग बना करके इसका लॉन्ग में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्यावसायिक वित्त के प्रमुख स्रोतों का संक्षेप में व्याख्या करें। जो व्यावसायिक वित्त के स्रोत हैं उसके स्रोतों को हम लोग देखते हैं। व्यावसायिक वित्त के जो प्रमुख स्रोत हैं उसको निम्नलिखित मैंने लिखा हुआ है। मैंने बिंदुवार हेडिंग ही केवल लिखा है, इसको आप लंबा करके जरूर लिखिएगा। पहला है संचित आय। तो संचित आय जो व्यवसाय की लाभ होता है, संचित आय होता है, वो व्यावसायिक वित्त का स्रोत है। दूसरा है व्यापार साख, जो व्यापार की साख होती है उसके आधार पर कुछ वित्त की प्राप्ति होती है। तीसरा है फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के माध्यम से भी व्यवसाय को वित्त की प्राप्ति होती है। चौथा है लीज वित्तीयन, तो पट्टे के द्वारा भी कुछ वित्त की प्राप्ति होती है। और पांचवा है सार्वजनिक जमा। छठा है वाणिज्यिक प्रपत्र। सातवां है समता अंश का निर्गमन। और आठवां है पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। नौवां है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ये सब पॉइंट आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत हमको नहीं है। बस इसके अर्थ को आप लिखते जाएंगे और इसको लंबा थोड़ा सा खींच लेंगे। 9वां हो गया ऋण पत्रों का निर्गमन। 10वां है वाणिज्यिक बैंक, जो हमारे और आपके अगल बगल बैंक हैं, वे सारे बैंकों के माध्यम से भी व्यवसाय को वित्त की व्यवस्था होती है। और वित्तीय संस्थाएं, कुछ वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो उद्योगों को ऋण प्रदान करती हैं। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी है जो व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त की व्यवस्था करती हैं। तो इस प्रकार ये जो 12 पॉइंट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट बना लीजिए। व्यावसायिक वित्त के प्रमुख स्रोत में ये जो 12 पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, इसी के आधार पर व्यवसाय को वित्त की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप समझ करके अपने इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार या प्रश्न की डिमांड के अनुसार उसको शब्दों की सीमा को उसके अंतर्गत लाना है।
लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, थोक व्यापारी आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो थोक व्यापारी की आवश्यकता को हमको देखना है, इसके उत्तर को देखते हैं। थोक व्यापारी आवश्यक है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। जो पहला तर्क है, उत्पादक या निर्माता के द्वारा भावी मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं। जो उत्पादक या निर्माता होते हैं उनके द्वारा माल की भावी कितनी डिमांड होने वाली है उसका अनुमान वो लगा नहीं पाते हैं, वो लगाता कौन है? थोक व्यापारी। इसलिए थोक व्यापारी आवश्यक है। दूसरा है, विशिष्टीकरण की प्रेरणा थोक व्यापारी से प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, साख सुविधाएं प्रदान करना। थोक व्यापारी जो होता है उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों को साख सुविधाएं प्रदान करता है। चौथा है, उपभोक्ताओं तक वस्तुओं का पहुंचाना। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना थोक व्यापारी के सीधे उत्पादक से फुटकर व्यापारी तक पहुंच जाए और उनके द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए। तो फुटकर जो थोक व्यापारी है उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को पहुँचाने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, फुटकर व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में स्टॉक रखा जाना असंभव। जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनका जो दुकान होता है उसमें स्टॉक बहुत कम होता है, तो उनके पूर्ति को बनाए रखने के लिए थोक व्यापारी आवश्यक है, क्योंकि थोक व्यापारी स्टॉक को बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं। छठा है, मांग और पूर्ति के संतुलन को बनाए रखना है। थोक व्यापारी जो होता है मांग और पूर्ति के शक्तियों को बाजार में प्रभावित हो उसको दूर करता है और मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। सातवां है, मूल्यों में होने वाले उतार और चढ़ाव को रोकना। थोक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य में एकाएक वृद्धि या किसी वस्तु के मूल्य में एकाएक होने वाली कमी को रोकता है और स्थायित्व प्रदान करता है। तो उपयुक्त सभी तर्कों के आधार पर थोक व्यापारी क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। उपयुक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि थोक व्यापारी का उन्मूलन न संभव है और न वांछनीय। भारत जैसे विशाल पूंजी वाले गरीब देश में जहाँ की अधिकांश लोग ग्रामों में निवास करते हैं, थोक व्यापारी का विशेष स्थान है। तो ये जो तर्क हैं ये भी मैंने पॉइंट बाई पॉइंट बिंदुवार ही लिखा है। इसको आप हेडिंग डाल के 2-2 लाइन 3-3 लाइन इसके अर्थ को समझाते जाएंगे संक्षेप में, और लास्ट में अपने कंक्लूजन को यहाँ पर डाल देंगे कि थोक व्यापारी जो है हमारे लिए आवश्यक है, इसका उन्मूलन संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बीएसटी के मॉडल सेट सेकंड जो कि सेकंड टर्म से संबंधित है उसके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।